हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से हम लोग आए हैं सीएजी का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है CPD 2, उसके C3 पेपर जिसमें पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है अपने को। तो पब्लिक फाइनेंस के MCQs के साथ आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट किया है 25-25 क्वेश्चंस का। 4 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो अपलोडेड है। ये 5वां हम लोग वीडियो कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड सेट का। तो ये 5वां, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता है कि अकॉर्डिंग टू पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस ए डिसकंटिन्यूटी इन द ग्रोथ पैटर्न, मतलब ग्रोथ पैटर्न में जो डिसकंटिन्यूटी होता है which produce expenditure peak during a social disturbance is referred to as। तो देखिए, हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो की बात अगर करें तो पीकॉक और वाइजमैन ने जो 3 सिद्धांत दिए थे, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट और इंस्पेक्शन इफेक्ट। तो यहाँ जो बात हो रही है कि डिसकंटिन्यूटी इन द ग्रोथ पैटर्न, अगर ग्रोथ पैटर्न में जो डिसकंटिन्यूटी हो रहा है तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी जो है थ्योरी डेराइव हुआ है प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस से। प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस के पर्पज से फिस्कल पॉलिसी डेराइव हुआ है। फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो रेफर क्या करता है, फिजिकल फेडरलिज्म जो रेफर करता है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेस अमॉन्ग डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो पॉलिटिकल पावर को नहीं बताता है, वो इकोनॉमिक फंक्शन के बारे में बोलता है कि डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेस, मतलब जो फंक्शन जो है इकोनॉमिक फंक्शन है और उसका रिसोर्सेस है, उसके डिवीजन को बताता है कि डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो है वही फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म रेफर करता है। कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स टू एडिशनल कंज्यूमर, मार्जिनल कॉस्ट जो है प्रोवाइडिंग टू पब्लिक गुड टू एडिशनल कंज्यूमर क्या है, तो वो 0 होता है। अब आप बात करेंगे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पब्लिक गुड क्या होता है। पब्लिक गुड होता है कि नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल होता है। मतलब पब्लिक गुड एक गुड ऐसा गुड है कि हमने अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए वो कम नहीं हो जाएगा, आपके लिए भी उतना ही है। जैसे सड़क की बात कर लें तो हम अगर सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क वही सड़क आपके लिए भी है। लेकिन हम ऐसा प्राइवेट गुड की बात करते हैं कि अगर कोई सामान 10 है और हमने इस्तेमाल कर लिया, तो हमने अगर 2 इस्तेमाल कर लिया तो अब 8 ही बचेगा आपके लिए। लेकिन सड़क में इस तरह की बात है क्या, जो सड़क में अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए कम सड़क बचेगा, ऐसा तो नहीं है। तो वही चीज है कि पब्लिक गुड बोलता है कि एडिशनल कंज्यूमर अगर यूज करेगा तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट जो है 0 होगा। कहता है मिक्स गुड आर दोज गुड्स हैविंग बेनिफिट विच आर मिक्स गुड्स आर दोज गुड्स हैविंग बेनिफिट विच आर बोथ राइवल और नॉन राइवल। तो यहां दोनों हो जाएगा, मिक्स गुड में राइवल और नॉन राइवल गुड दोनों हो जाएगा। कहता है स्टेट जो है इज ए एग्जाम्पल ऑफ, स्टेट क्या होता है, स्टेट जो होता है कि जो कि संपत्ति अगर किसी का कोई वारिस नहीं है, मान के चलते हैं तो वारिस नहीं है तो उस संपत्ति गवर्नमेंट का संपत्ति हो जाता है। गवर्नमेंट तो उसको क्या करती है, राजसात कर लेती है, सरकार के खाते में डाल देती है। तो ये जो है आपका, जैसे यहां देखिए ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बोथ और नॉन ऑफ दिस। तो यहां नॉन ऑफ दिस इसलिए होगा क्योंकि स्टेट जो है ये जो मतलब आपको कह सकते हैं कि वारिस नहीं होने पर जो राजसात हो गया, ये है आपका सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो यहां ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ना ही वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना ही वो डायरेक्ट टैक्स है, तो नॉन ऑफ दीज यहां हो जाएगा। ये क्या है, स्टेट जो है वो ऐसा संपत्ति जिसका कोई वारिस नहीं है, वो राजसात हो जाने से ये सरकार का जो है रेवेन्यू से नॉन टैक्स रेवेन्यू एक तरह से कहते हैं, ऐसा टैक्स वाला रेवेन्यू नहीं है। गिफ्ट टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया, गिफ्ट टैक्स 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखना है। दैट इज ए बोर्ड बेस्ड and a single comprehensive tax levied on goods and service consumed
इन एन इकोनॉमी। ये कौन सा है? जीएसटी है। जीएसटी जो है एक बोर्ड बेस्ड एंड ए सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम इन एन इकोनॉमी। मतलब उस तरह का टैक्स जो है वो जीएसटी कहलाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन इंडिया जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2017 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। कहता है कि डैश इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। कहता है कि इन विच ईयर जीएसटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो 1954 ईस्वी में। भारत में गिफ्ट टैक्स 1958 ईस्वी में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जीएसटी की बात होगी तो वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस में, और कब? 1954 ईस्वी में, और भारत में जो है 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है जीएसटी। देखिए, कहता है कि द मूवमेंट फ्रॉम ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू ए न्यू एंड हायर लेवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। फिर से वही वाइजमैन एंड पीकॉक का जो 3 इफेक्ट था, डिस्प्लेसमेंट, कंसंट्रेशन और इंस्पेक्शन इफेक्ट, तो यहां बोल रहा है कि ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू ए न्यू एंड हायर लेवल इज कॉल्ड। डिस्प्लेस हो जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो जाएगा। कहता है कि द डिफ्यूजन थ्योरी जो है वाज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ मैन्सफील्ड ने डिफ्यूजन थ्योरी दिया था। डिफ्यूजन थ्योरी क्या होता है? डिफ्यूजन थ्योरी को हम लोग डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी बोल सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी कहता है कि इन ए सोशल साइंस थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और बिहेवियर्स स्प्रेड थ्रू ए पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो ये डिफ्यूजन थ्योरी जो है इकोनॉमिक्स का, वो मैन्सफील्ड ने दिया था। The existence of economic inequality among the state is known as states. The existence of economic equality among the states is known as। जैसे देखिए, एक बार हमने मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे कि वर्टिकल इम्बैलेंस और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस किसको बोलते हैं। कि कहता है कि डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में अगर कंपैरिजन की बात होगी, इनइक्वालिटी की बात होगी, तो वो वर्टिकल इम्बैलेंस होता है। लेकिन कहता है कि यहां द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमॉन्ग द स्टेट्स के बीच में अगर इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो वो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल टैक्स रेवेन्यू, कहता है कि अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर गया है टोटल टैक्स रेवेन्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग डिफिसिट बजट बोलेंगे। यहां गलत आंसर दिया हुआ है, हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड कर गया टैक्स रेवेन्यू से तो वो हमारा डिफिसिट बजट हो जाएगा। कहता है द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, स्टेट एंड टैक्स शुड बी पेड इन प्रोपोर्शन टू, बेनिफिट के हिसाब से होगा। कहता है बेनिफिट प्रिंसिपल, नाम ही है टैक्सेशन का बेनिफिट प्रिंसिपल, तो बेनिफिट प्रिंसिपल जो होगा उसमें क्या होगा कि जितना बेनिफिट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स देंगे, तो बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कहलाएगा। द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन इन मॉडर्न टाइम, देखिए सबसे जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है मॉडर्न टाइम में वो एबिलिटी थ्योरी, एबिलिटी टू पे जो है वो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन है। कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन इज लाइकली टू बी लीस्ट, सबसे कम होगा टैक्सेशन के थ्रू रेवेन्यू, ये कौन से इकोनॉमी में होगा? तो देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, समाजवाद वाला जो इकोनॉमी है, उसमें ये उनके जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत के अनुसार लोगों से कम टैक्स रेवेन्यू के रूप में कलेक्शन की बात होती है, तो यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है कि द हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस दैट अराइज इन ए फिजिकल फेडरलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्रॉब्लम ऑफ इक्वलाइजेशन बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इक्वलाइजेशन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस किसके बीच में होगा? स्टेट के बीच में होगा।
अब उसके बाद बोलता है कि अगला क्वेश्चन में कहता है कि टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द फेडरल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन फेडरल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट इज एम्ड एट करेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्बैलेंस। तो देखिए फिर से वही बात हो गई जो अभी पीछे हम लोग कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्टिकल इम्बैलेंस और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस की बात। तो यहाँ किसके किसके बीच में बात हो रही है? फेडरल और सब नेशनल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की बात हो रही है, तो वर्टिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल ऑपरेट थ्रू ए सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस टू प्रमोट द जनरल बेनिफिट। कहता है कि इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल ऑपरेट थ्रू ए सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस to promote the general benefit of society at large. Adam Smith referred this is as invisible hand. इसी को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड बोला है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग ड्यूरेबल एसेट्स। देखिए कहता है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग ड्यूरेबल एसेट्स like highways, multi-purpose dams, irrigation project are in nature of, क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रूटीन में एक्सपेंडिचर जो होता है वो रैकरिंग एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन इस तरह का जो कि ड्यूरेबल एसेट्स बन रहा है कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब कहता है कि which of the following describe the situation where revenues and expenditure are equal during the given period। अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इक्वल होगा अगर कोई गिवन पीरियड में, तो वो हमारा बैलेंस बजट कहलाएगा। अब उसके बाद बोलता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेंड टू एक्सपेंड। दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? ये वैगनर लॉ है। वैगनर लॉ में क्या हुआ है? वैगनर लॉ में ये सजेस्ट किया गया है, इसको एक नाम ये भी दिया कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। वैगनर लॉ जो है उसमें बोला है कि लॉ ऑफ, उसका नाम, दूसरा नाम है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। स्टेट एक्टिविटी इंक्रीज करना मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना, तो यही है वैगनर का लॉ। अब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट should avoid shortfall of revenue in comparison with its expenditure term as canon of surplus। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर that required that government should avoid shortfall of revenue, उसको अवॉइड करेगा shortfall of revenue in comparison with its expenditure is term as canon of surplus। ये canon of surplus क्या होता है? कहता है कि is a principle of public expenditure, ये एक प्रिंसिपल है पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो states that a government should avoid running a deficit, मतलब जो डिफिसिट चल रहा है उसको गवर्नमेंट नजरअंदाज करती है। एंड इंस्टीड एम टू क्रिएट ए सरप्लस बाय इंश्योरिंग दैट इट्स रेवेन्यू एक्सीड इट्स एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कैनन ऑफ सरप्लस बताता है। तो इस तरह से हमारा ये 5वां सेट भी कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं पब्लिक फाइनेंस के अगले सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।